हेलो बच्चे, जैसा कि आज आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस होनी है, तो ऑनलाइन क्लासेस कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नहीं देखते। ऐसे में अगर हम नई टॉपिक को कवर करते हैं ना, तो वो कुछ बच्चों का छूट जाएगा। तो ऐसे में अपने को करना क्या है ना, कि अपने को कोई प्रीवियस टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और आपको थोड़ा सा टफ भी लगे, वो टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं आज, और बाकी जो आप क्लास में आओगे तो फिर हम आगे की चीज़ें कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे में हम लोग जो सिलेक्शन करते हैं ना, वो बर्नौली थ्योरम का सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि बर्नौली थ्योरम थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है और टिपिकल भी कुछ लोगों को लगता है। तो हम लोग बर्नौली थ्योरम को स्टार्ट करते हैं और उसको डिटेल में समझते चलते हैं। ठीक है, देखिए बच्चे, बर्नौली थ्योरम जो है ना, वो बर्नौली थ्योरम किसके लिए है? बर्नौली थ्योरम जो है ना, वो एक पाइप अपने पास, और उस पाइप में अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, उस पाइप में कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि लिक्विड का फ्लो कैसा होना चाहिए? स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए। लिक्विड का फ्लो कैसा होना चाहिए? स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए। अगर उसका फ्लो स्ट्रीम लाइन फ्लो नहीं है तो हम वहाँ पे बर्नौली थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले अपने पास क्या है? बर्नौली थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली थ्योरम को अपने को स्टडी करनी है। ठीक है, बस कंडीशन ये होना चाहिए कि लिक्विड का फ्लो कैसा होना चाहिए? स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए। ठीक है, सपोज ये अपने पास एक पाइप है, ये अपने पास एक पाइप है, इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर दिख सकें। ठीक है, ये अपने पास एक पाइप है जिसमें लिक्विड का फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये पाइप है और इसका हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया अलग अलग ले रखा है। ठीक है, यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है? A1 है, और यहाँ का हमने लेट कर रखा कि प्रेशर कितना है? P1 है। ठीक है, और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने ले रखा है A2 है, A2, और यहाँ का प्रेशर कितना है? P2 है। ठीक है, हमने लेट किया ना, इसकी जो हाइट है ग्राउंड से वो कितनी है? H1 है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है? S2 है। इसकी हाइट कितनी है? S2 है ग्राउंड से। ठीक है, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो H1 हाइट पे रखा हुआ है, जबकि ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया कितनी हाइट पे रखा हुआ है? S2 हाइट पे रखा हुआ है। यहाँ का जो एरिया है वो A1 है, प्रेशर कितना है? P1 है। यहाँ का एरिया A2 है और प्रेशर कितना है? P2 है। और इस पाइप से कोई लिक्विड V1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, V1 वेलोसिटी से एंटर कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जब क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा तो इसकी वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और यहाँ से हमने लेट किया कि V2 वेलोसिटी से क्या हो रहा है? बाहर निकल जा रहा है। वेलोसिटी क्यों चेंज होगी? क्योंकि बच्चे एरिया चेंज हो गया है, और एरिया जब चेंज हो जाता है तो आपको पता है जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ पे स्लो स्पीड से पानी एंटर करेगा, लेकिन जहाँ पे एरिया नैरो हो जाता है ना, वहाँ पे क्या हो जाएगा? फास्ट, बहुत फास्ट लिक्विड क्या होगा? बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि और लिक्विड कैसा इसमें फ्लो हो रहा है? स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है। स्ट्रीम लाइन फ्लो का मतलब होता है एक सीधी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और लिक्विड जब सीधी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है ना, तो ऐसे में अपने को क्या लगाना है? बर्नौली थ्योरम प्रूफ करना है। बर्नौली थ्योरम ये कहता है कि जब भी किसी पाइप के अंदर कोई लिक्विड स्ट्रीम लाइन में फ्लो करता है, तो उस पाइप के अंदर हर एक पॉइंट पर उसकी सारी की सारी एनर्जी का सम क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। किसी भी पाइप के अंदर जब लिक्विड फ्लो करता है, और कैसा फ्लो होना चाहिए? स्ट्रीम लाइन फ्लो होना चाहिए, बोले तो स्ट्रेट फ्लो होना चाहिए, तो उस पाइप के अंदर हर एक पॉइंट पर उसकी सारी की सारी एनर्जी का सम क्या हो जाता है? कांस्टेंट होता है। सारी की सारी एनर्जी बोले तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? कांस्टेंट हो जाती हैं। इनका सम कांस्टेंट होता है, अलग अलग कांस्टेंट नहीं होते, इनका सम क्या होता है? कांस्टेंट होता है। डन है, तो अपने को ये चीज़ें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि हम अगर यहाँ से वाटर को एंटर करवा रहे हैं ना, वाटर को अगर यहाँ से एंटर करवा रहे हैं तो हमें कितना वर्क करना पड़ रहा है। अगर मैं यहाँ से वाटर को एंटर करवा रहा हूँ तो मेरे को कितना वर्क करना पड़ रहा है? सपोज यहाँ पे समथिंग वाटर एंटर कर रहा है, मेरे को नहीं पता कितना वाटर एंटर कर रहा है, बट एंटर कर रहा है, और 1 सेकेंड में एंटर कर रहा है। 1 सेकेंड में कितना वाटर एंटर किया ये हम निकाल सकते हैं, और उसको एंटर करवाने में हम लोगों ने कितना वर्क किया ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, वाटर एंटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वाटर एंटर किया
ये अपने को पता करना है ना। तो एंटर कितना करेगा, वाटर एंटर इन 1 सेकेंड, और या आप वर्क डन निकाल लो, वर्क डन, वर्क टू एंटर वाटर इन 1 सेकेंड, वाटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना वाटर एंटर करवाने में जो हमने वर्क डन किया है वो वर्क डन कितना है ये अपने पास निकालना था। तो हमने निकाला W1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, है ना, या डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स है ना इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, आपको पता है कि अगर V इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। अगर टाइम 1 सेकेंड हो तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। अगर टाइम 1 सेकेंड हो तो डिस्टेंस आपके किसके इक्वल हो जाता है, वेलोसिटी के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ले सकता हूँ डिस्टेंस की वैल्यू V1, और यहाँ पे फोर्स तो मेरे को नहीं पता है कितना फोर्स लग रहा है, लेकिन प्रेशर पता है और एरिया पता है। तो मैं फोर्स को प्रेशर और एरिया के टर्म में इसको चेंज कर सकता हूँ। क्या मैं ले सकता हूँ, W इज इक्वल टू F की जगह ले सकता हूँ। देखिए आपको पता है ना कि P इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई ए। तो यहाँ से F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू ए। तो मैंने F1 की जगह रखा क्या, P1 इंटू A1, क्योंकि अपने को इंटरिंग पॉइंट पे चाहिए, P1 इंटू A1 इंटू V1। 1 सेकेंड में वाटर को एंटर करवाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये वर्क डन आपके पास हो जाएगा P1 A1 V1। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि 1 सेकंड में कितना वाटर एंटर करवाने के लिए मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा। ये मैंने वर्क यहाँ से निकाल लिया। अब अपने को निकालना है ना यार कि 1 सेकंड में यहाँ से वाटर को एग्जिट होने में कितना वर्क करना पड़ेगा। 1 सेकंड में अगर यहाँ से एंटर कर रहा है तो 1 सेकंड में यहाँ से एग्जिट भी होगा, तो उस एग्जिट वाटर में मेरे को कितना वर्क करना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगला अपने पास क्या हो जाएगा, वर्क टू एग्जिट वाटर इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वाटर को एग्जिट होने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, ये कितना हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 ले लो इसको, और F2 इंटू V2, और F का फार्मूला आपको पता है क्या हो जाएगा, फिर प्रेशर इंटू एरिया। यहाँ का प्रेशर कितना है, P2 है, एरिया कितना है, A2 है। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, P2 इंटू A2 इंटू V2, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी कितनी है भैया, V2 है ना, और यही वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ के 1 सेकेंड का डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। भैया अगर मैंने वाटर को एंटर करवाने में इतना वर्क डन कर रखा है, वाटर को एग्जिट करवाने में इतना वर्क डन कर रखा है, तो मैंने नेट वर्क डन कितना कर रखा, एग्जिट करवाने में समथिंग वर्क डन, एंटर करवाने में समथिंग वर्क डन, तो नेट वर्क डन कितना हो गया अपने पास, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन, नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू W2 माइनस W1, फाइनल वर्क डन माइनस इनिशियल वर्क डन। W2 की वैल्यू कितनी है, P2 A2 V2 माइनस क्या हो जाएगा, P1 A1 P1। ये अपने पास क्या निकल के आया, वर्क डन निकल के आया, ठीक है। अब मेरे को ये निकालना है ना यार कि यहाँ पे अगर लिक्विड एंटर कर रहा है, समथिंग वेलोसिटी V से एंटर कर रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और यहाँ पे एग्जिट कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और फिर काइनेटिक एनर्जी में क्या निकाल लेना है, चेंजिंग निकाल लेना है, ठीक है। फॉर एंटरिंग पॉइंट, फॉर एंटरिंग पॉइंट, एंटरिंग पॉइंट की अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बोले तो K1 हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है। K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर ना, हाफ एम बी कितना है यहाँ पे B1 है, तो हाफ एम B1 स्क्वायर हो जाएगा, डन है। अच्छा एक चीज़ ये भी जान लीजिएगा कि जितना लिक्विड यहाँ से 1 सेकंड में एंटर करेगा उतना ही लिक्विड यहाँ से क्या होगा, बाहर जाएगा, तभी तो उसका वॉल्यूम क्या रहता है, अनचेंज्ड रहता है, ठीक है। तो जितना लिक्विड यहाँ से एंटर करेगा उतना ही लिक्विड यहाँ से क्या होगा, बाहर जाएगा, इसलिए उसके मास पे कोई चेंजिंग नहीं होनी है। चेंजिंग किस में होना है, वेलोसिटी में चेंजिंग होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी तो यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो इसके एंटरिंग पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ mv1 स्क्वायर, और फॉर एग्जिट पॉइंट, फॉर एग्जिट पॉइंट, एग्जिट पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी,
K2 इज इक्वल टू हाफ एम V2 स्क्वायर। हाँ, तो हम लोग निकाल रहे थे एग्जिट पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी को, है ना। तो एग्जिट पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ एम V2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कितना है, V2 है। डन है। अब ध्यान से देखना बच्चे, जब एंटरिंग पॉइंट पे अपने को काइनेटिक एनर्जी मिल गया, एग्जिट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिल गया, तो काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंजिंग होगा ये मैं निकाल सकता हूँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा ये अपने को ध्यान से देखना है, ठीक है। इसको कहाँ पे लिखें, जगह थोड़ा कम है यार, है ना। चलिए ठीक है, अब मेरे को निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में कितनी चेंजिंग हुई, ये क्या हो जाएगा, K2 माइनस K1, है ना। और K2 माइनस K1 जब आप करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस हाफ एम V1 स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। डन है। अब ऐसे हम पोटेंशियल एनर्जी को भी निकाल सकते हैं। एंटरिंग पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। फॉर एंटरिंग पॉइंट, फॉर एंटरिंग पॉइंट, है ना। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी अपने पास, पोटेंशियल एनर्जी, इसको हमने V1 लिख लिया, पोटेंशियल एनर्जी को क्या लिख लिया, V1। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg, यहाँ पे एंटरिंग पॉइंट पे हाइट कितनी है, h1 है, तो यहाँ पे हाइट कितनी हो जाएगी, h1, mg h1 हो जाएगा। ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ एग्जिट पॉइंट, फॉर एग्जिट पॉइंट, अरे मैं एग्जिट की स्पेलिंग गलत लिखता चला आया हूँ, बट इसको आप कोई नहीं, आप समझ सकते हो, है ना। एग्जिस्ट लिख दिया है, हाँ। फॉर एग्जिट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, V2 इज इक्वल टू mg, और यहाँ पे हाइट कितना अपने पास, s2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, mg s2 हो जाएगा। डन है। अब यार अपने को एंटरिंग पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, एग्जिट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, क्या मैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, V1 माइनस V2। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया। काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग कैसे हो जाएगा, K1 माइनस K2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, K1 माइनस K2, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में देखो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी कम है ना, लेकिन यहाँ पे लिक्विड एंटर कर रहा है, कितना हमने चेंजिंग किया, पहले कितना दिया, अब कितना हो गया, तो पहला माइनस दूसरा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mv1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग कितना हो जाएगा, V1 माइनस V2, मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था और यहाँ पे कितना हो गया, तो यहाँ माइनस यहाँ, ठीक है। यहाँ से अपने को क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग, और ये कितना हो जाएगा, mg h1 माइनस mg h2। यहाँ से अपने को पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग मिल गया। लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग आप जानते हो, जो वर्क करते हो वही सारी की सारी एनर्जी में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमने ये जो वर्क किया ना, वर्क, यही वर्क क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग और पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि किसी भी सिस्टम पे आप जो वर्क कर रहे हो वो उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो जो काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग आया और पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजिंग आया है वो दोनों के सम के क्यों हो जाएगा, इक्वल वर्क हो जाएगा। हमने यहाँ पे वही चीज़ कर दिया। वर्क अपने पास क्या है, वर्क अपने पास है W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और W की वैल्यू अपने पास क्या है, P2A2V2, P2A2V2 माइनस P1A1V1 और ये किसके इक्वल है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग कितना है, हाफ m
v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है। ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंजिंग कितना है, mgh1 माइनस mgh2। इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करते हैं और एडजस्ट करने के बाद जो अपने को रिजल्ट मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, ध्यान से समझिएगा। अपने पास जो रिजल्ट आएगा ना नया, वो रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएगा। वर्क डन कितना आया, P2A2V2, तो हमने इस P2A2V2 को यहीं पे रखा, क्या हो जाएगा P2A2V2, और इस P1A1V1 को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, इक्वल के उस साइड कर दिया, और यहाँ पे जो नेगेटिव टर्म्स थे उनको इन साइड क्रॉस किया, तो क्या हो गया, ये माइनस हाफ mv2 स्क्वायर है ना, इस हाफ mv2 स्क्वायर को जब इधर ट्रांसफ़र किया तो क्या हो जाएगा, प्लस इस माइनस हाफ mv2 स्क्वायर को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हाफ mv2 स्क्वायर, और इस माइनस mgh2 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, प्लस mgh2, है ना। और इक्वल के उस पार क्या बचेगा इस माइनस P1A1V1 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो अपने पास हो जाएगा प्लस P1A1V1, और यहाँ पे है क्या ऑलरेडी, प्लस हाफ mv1 स्क्वायर, और क्या है अपने पास, प्लस mgh1। इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, P2A2V2 प्लस हाफ mv2 स्क्वायर प्लस mgh2 इज इक्वल टू P1A1V1 प्लस हाफ mv1 स्क्वायर प्लस mgh1। मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास को क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं, और एरिया इंटू डिस्टेंस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी यहाँ पे नहीं है, ये क्या है, डिस्टेंस है ना, तो एरिया इंटू डिस्टेंस क्या होता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, P2 इंटू V2, और वॉल्यूम हर जगह क्या है, सेम है, तो आपको V2 लगाने की ज़रूरत ही नहीं, P2 इंटू V प्लस इस मास को क्या लिख सकते हैं, 1/2 डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू V2 स्क्वायर प्लस मास को फिर हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू Gh2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू वॉल्यूम, क्योंकि एरिया इंटू फिर लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, P1 इंटू V प्लस हाफ, मास को फिर लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम और V1 स्क्वायर प्लस डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू Gh1। अगर हम ध्यान से देखें ना तो सबके पास वॉल्यूम है, इधर से हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट लिया, कॉमन लिया, और इधर से वॉल्यूम को कॉमन लिया और वॉल्यूम को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम जब कैंसिल आउट हो जाएंगे ना सारे के सारे, तो अपने पास बचेगा क्या, बच्चे P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो Gh2 इक्वल्स टू हो जाएगा अपने पास P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो Gh1, और यही आपका बर्नौली थ्योरम होता है बच्चे। देखो ध्यान से अगर यहाँ पे, तो सारी की सारी एनर्जी का सम क्या है, कांस्टेंट है, जो एनर्जी इधर लिखी है वही एनर्जी इधर भी लिखी हुई है, LHS में जो एनर्जी रखी हुई है वही एनर्जी RHS में रखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक पॉइंट पर सारी की सारी एनर्जी का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बर्नौली थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई भी वाटर है वो किसी भी पाइप में स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है, तो उस पाइप के अंदर हर एक पॉइंट पर सारी की सारी एनर्जी का सम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, है ना। जितना इधर उतना इधर, बोले तो इतना इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। इसी को बर्नौली थ्योरम बोलते हैं। हमने इसको प्रूफ कैसे किया, हमने देखा क्या कि कितना लिक्विड 1 सेकेंड में एंटर कर रहा है और उसको एंटर करवाने में कितना वर्क डन किया है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने उस लिक्विड को एग्जिट करवाने में कितना वर्क डन किया वो फाइंड कर लिया, फाइनल वर्क डन एग्जिट माइनस एंटर, ठीक है, अपने को फाइनल वर्क डन मिल गया। उसके बाद में हमने क्या किया है, हमने देखा कि हमने नेट वर्क कितना किया है, और नेट वर्क तो अपने पास निकल आया कितना, फाइनल माइनस एंटरिंग, है ना। उसके बाद हमने निकाला कि काइनेटिक एनर्जी एंटरिंग पॉइंट पे क्या थी और काइनेटिक एनर्जी एग्जिट पॉइंट पे क्या थी।
जब अपने को काइनेटिक एनर्जी मिल गया एंटरिंग पॉइंट पे और एग्जिट पॉइंट पे, तो हमने फिर निकाल लिया कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, नहीं इनिशियल माइनस फाइनल है ना, इनिशियल माइनस क्या हो गया फाइनल, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल हो जाएगा, है ना। और इनिशियल माइनस फाइनल से हमने काइनेटिक एनर्जी में चेंजिंग निकाल लिया। उसके बाद में हमने निकाला कि इस एंटरिंग पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी और एग्जिट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। फिर हमने निकाला कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना है इस एंटरिंग पॉइंट पे और एग्जिट पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे को क्या निकल के आया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, वर्क एनर्जी थ्योरम अपने को ये कहता है ना कि आप जो भी वर्क करोगे किसी सिस्टम पे वो सारा का सारा वर्क कहाँ चेंज हो जाएगा, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। जो वर्क हमने किया ना एंटरिंग और एग्जिट में, वो सारा का सारा वर्क डन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और जब वर्क वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो क्या मैं वर्क को एनर्जी के इक्वल नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ। वर्क अपने पास क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और जब वर्क एनर्जी के इक्वल हो गया तो हमने यहाँ पे सारे इक्वेशन को पुट कर दिया। फिर हमने एक छोटा सा काम किया, क्या, इस एरिया इंटू वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ क्या, वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, डन है, एक सेकंड में कितना लेंथ ट्रेवल किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैंने वॉल्यूम लिखा और मास को मैंने लिखा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और फिर यहाँ से मैंने वॉल्यूम को सब में कॉमन लेकर के कैंसिल आउट कर दिया, और अपने पास क्या मिल गया, प्रेशर एनर्जी P2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी रो GS2 इज इक्वल टू P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1। ये आपको क्या मिल गया, कांस्टेंट मिल गया। बोले तो प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया, अपने पास कांस्टेंट हो गया। दिस इज बर्नौली थ्योरम, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आप इसका स्नैपशॉट ले लो, आपके लिए बेनिफिट होगा, डन है। और जो भी ना समझ में आओ तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।